चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को खूब सारी शुभकामनाएं। एक बात और मैं बता दूं कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आपने अपनी बहनों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए होंगे और खूब आनंद भी किए होंगे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि उन आप प्यारी बहनों को अगली बार और बेहतर गिफ्ट दे पाओ, इसलिए आपको अभी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो उनसे वादा करके आए हो ना कि बहना इस बार तो 10-20 रुपए में काम निपटा रहा हूं, लेकिन हाँ जल्दी ही एक ऐसा मौका आएगा जिसमें मैं तेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आऊंगा, बहुत सारी चीजें, और बहुत अच्छे से तुझे वो चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तू जो चाहेगी वो, तुझे बोलेगी वो, है ना। तो लास्ट क्लास का हम थोड़ा सा रिपीटेशन करते हैं एक बार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ये सब पढ़ रहे थे हम लोग। जहां तक मैं ध्यान दे पा रहा हूं कि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मर्जर, ये सब चीजें, आरआरबी की संरचना और क्वेश्चंस भी। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, बैंकों से ही रिलेटेड है, उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते हैं, है ना। एक शब्द होता है एनपीए। आपको पता है एनपीए क्या होता है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट आप उसे बोल देते हैं, है ना। तो जरा देखना एनपीए क्या होता है। एनपीए या एनपीए से पहले आप एक बात समझना, कोई एक बैंक है, कोई भी बैंक होता है मेरे साथ, बोले हाँ सर बैंक तो होता है, और एक तरफ होती है जनता। अगर जनता को लोन चाहिए बैंक से, तो जनता क्या करती है? मान लो जनता को क्या चाहिए, कोई लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो जनता किसके पास जाएगी? डेफिनेटली जनता जो है वो बैंक के पास जाएगी। बैंक बोलेगी ठीक है आपको लोन दे देंगे, लेकिन हमारे पास कुछ तो गिरवी रखो। तो इस बैंक के पास में जनता क्या कुछ कुछ गिरवी रखती है, और गिरवी रखने को हम लोग क्या नाम बोलते हैं? कोलेट्रल के नाम से आप इसे जानते हैं। कुछ जमानत के तौर पर इसके पास में रखती है। अरे जमानत बोलते हैं ना, जमानत। जमानत के तौर पर हो सकता है घर की रजिस्ट्री रख दे या फिर कुछ भी रख दे मेरे दोस्त, है ना। तो इसने जमानत के तौर पर इसके पास में कुछ ना कुछ रखा। जमानत के तौर पर इसने इसके पास में कुछ ना कुछ रखा। इस बैंक को भरोसा हो गया, पर मैं आपको बता दूं भरोसे की भैंसी मेरे साथियों, पड़ा समझते हो? भरोसे की भैंसी दूध नहीं देती है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो सुनना, इस बैंक को भरोसा हो गया, इस बैंक ने इस जनता को क्या दे दिया? इस व्यक्ति को क्या दे दिया मेरे साथियों? ऋण दे दिया। क्या दे दिया? लोन दे दिया। लोन दे दिया। बोले ठीक है सर, देन तो अच्छी बात है, तो बिल्कुल सही, अच्छी बात है। फिर इस जनता ने इसको क्या देना है? अच्छा, जनता इसको क्या देगी या कोई व्यक्ति इसको क्या देगा? तो याद रखना, जब आप लोन लेते हो तो आपको ईएमआई चुकानी पड़ती है। ईएमआई क्या चुकानी पड़ती? ईएमआई चुकानी पड़ती। ईएमआई एक शब्द होता है, ईएमआई। अब आपके दिमाग में मैं एक बात बता दूं कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। याद रखना है, ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने की कुछ इंस्टॉलमेंट आपकी बनती है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। अंग्रेजी में ही याद रखना, यही जरूरी है और यही परीक्षा में आएगा। अगर पूछा जाएगा तो अंग्रेजी में ही आएगा। फुल फॉर्म अंग्रेजी हिंदी दोनों में आते हैं, पर अंग्रेजी ज्यादा सही है। क्यों चक्कर में पढ़ रहे हो? कोई नहीं है टक्कर में, और है ना, चक्कर में मत पड़ो बेटा, इसको याद कर लेना। इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आप इसे कहते हैं, याद रखना ईएमआई। ओके, ईएमआई। अगर ये व्यक्ति या जनता, जो भी कोई व्यक्ति है मेरे साथियों, सुनना मेरी बात को, अगर मान लो जैसे मैं व्यक्ति हूं और मैं घर की ईएमआई देता हूं, मेरी ईएमआई है 13 तारीख को, आज है 12 तारीख, कल मैंने ईएमआई नहीं भरी, एक दिन हो गया, 14 तारीख को भी नहीं भरी, 15 तारीख को भी नहीं भरी। अगर मेरी ईएमआई में एक दिन से लगा करके 31 दिन तक नहीं भरता हूं, सुनना, अगर मेरी ईएमआई में एक दिन से लगा करके मेरे साथियों 31 डेज तक अगर नहीं भरता हूं, 31 दिन तक मैं नहीं जमा करता हूं ईएमआई, तो बैंक वाले मेरे इस ईएमआई को एक अकाउंट में जोड़ लेते हैं। आगे बात समझ, बैंक वाले क्या करेंगे? इसको एक अकाउंट में जोड़ लेंगे, और उस अकाउंट को हम लोग किस नाम से, मतलब मेरा नाम एक अकाउंट में जोड़ लेंगे, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। ये जीरो है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो में जोड़ लेंगे, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखो भाई, इसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। क्या बोलते हैं? स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। अगर मैंने 31 दिन तक ईएमआई नहीं भरी है तो ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अगर ईएमआई नहीं भरते भरते मुझे 30 दिन, यहां पर लिख लो आप, ज्यादा सही रहेगा, ये 30 दिन लिख लेना। फर्स्ट डे से लगा करके 30 दिन तक अगर मैंने ईएमआई नहीं भरी है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो में शामिल किया जाएगा। अगर मेरी ईएमआई मेरे साथियों 31 डेज से लगा करके 60 डेज तक नहीं गई है, अगर मैंने फिर भी पे नहीं करी है, तो इसको हम जोड़ेंगे, मतलब इसको बैंक वाले जोड़ेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। इसमें जोड़ देंगे फिर कि ये व्यक्ति अभी भी फ्रॉड है। अगर मैंने ईएमआई मेरे साथियों 61 डेज से लगा करके 90 डेज तक नहीं पे करी है, तो मेरे साथियों मुझे स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में जोड़ दिया जाएगा। इसमें जोड़ दिया जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में। और अब बैंक वालों को खतरा लग रहा है कि यार अब शायद अपना लोन आए, शायद अपना पैसा आए। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ईएमआई अगर एक दिन से 30 दिन तक नहीं गई है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो में उसको जोड़ा जाता है। 31 दिन से 60 दिन तक अगर नहीं गई तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में इसको जोड़ा जाएगा, और ईएमआई 61 दिन से 90 दिन तक नहीं गई है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में इसको जोड़ा जाएगा। और इसके बाद में भी अगर ईएमआई नहीं गई है, 90 दिनों के बाद में भी अगर ईएमआई नहीं गई है, तो फिर इसको एनपीए कहेंगे। तो याद रखना 90 डेज, आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज, मतलब 90 दिनों के बाद भी अगर मैंने पैसा नहीं दिया बैंक को, ईएमआई नहीं चुकाई, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई, तो इसको वो किस नाम से शामिल करेगा? इसको बोलेगा वो एनपीए। क्या बोलेगा? इसको एनपीए के नाम से इसे जानेगा। और एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट।
मैंने आपको बता दिया था कि बैंकों के लिए ऋण देना क्या है, एक असेट है, क्योंकि इसकी वजह से वो क्या करता है, पैसा कमाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट, गैर निष्पादनकारी संपत्ति के नाम से आप इसे जानते हैं, पर आप एनपीए ही याद रखना, नॉन परफॉर्मिंग असेट आप इसे कहते हैं। ओके, क्या बोल देते हैं इसे, नॉन परफॉर्मिंग असेट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये एनपीए कब कहलाता है, जब पैसा 90 दिन या उससे अधिक समय के लिए नहीं दिया गया है, तब ये एनपीए कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैं आप चाहो तो लिख दूं, ये दिल है कि मानता नहीं। आओ जरा अगली बात है ना, अब मैं यहां पर लिखता हूं एनपीए। एनपीए तो लिखेंगे जब ऋणदाता, इसमें क्या लिखेंगे, जब ऋणदाता, ऋणदाता या ऋण लेने वाला ऋणग्राही है ना, जब ऋणी, ऐसा लिखे, ऋणदाता जो ऋण दे, जब ऋणी ईएमआई को, जब ऋणी, ऐसा लिख, जब ऋणी 90 या 90 दिन से अधिक समय तक, जब ऋणी 90 दिन या 90 दिन से अधिक 90 दिन या 90 दिन से अधिक समय तक, जब ऋणी 90 दिन या 90 दिन से अधिक समय तक ईएमआई नहीं अदा नहीं करता, ईएमआई की अदायगी नहीं करता है, तो ईएमआई की अदायगी को हम बोलते हैं पेमेंट। अदा होश उड़ा है अदा, लेकिन अदा का मतलब इकोनॉमिक्स में पेमेंट होता है। ओके, तो ईएमआई की अदायगी नहीं करता है, तो बैंक के लिए यह लोन, बैंक के लिए यह ऋण या लोन क्या कहलाता है, ईएमआई, एनपीए कहलाता है। बैंक को पता चल गया यार अब पैसा नहीं आएगा, 90 दिन से ज्यादा समय तक हो गया, एनपीए कहलाता है। अच्छा, इसी एनपीए को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, मतलब बोले इसके अलग अलग नाम है, कैसे, इसको बैंक वाले बैड लोन भी बोलते हैं, बैड लोन। इसको किस नाम से जाना जाता है, बैड लोन, आप इसे बोलते हैं बैड लोन। बैड लोन मतलब अच्छा लोन नहीं है, बुरा लोन, बैड लोन। या फिर इसी को बैड डेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, डीईबीटी, कर्ज बोल देते हैं हिंदी में। या फिर इसी को मेरे साथियों एक और क्या बोलते हैं, स्ट्रेस असेट, स्ट्रेस असेट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। स्ट्रेस मतलब तनावपूर्ण संपत्ति, ये आप कह देते हैं। सर आपका क्या नाम है, प्लीज लेट मी नो इफ यू, सर मेरा नाम विनय है ना, चलिए बहुत बढ़िया। एनपीए का फुल नेम लिखा ना, एनपीए का फुल नेम शायद आप अभी अभी जुड़े हो, नॉन परफॉर्मिंग असेट, देखो यहां पे लिखा है नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं एनपीए को, है ना। अब याद रखना, अगर कोई व्यक्ति ईएमआई को 90 दिन या 90 दिन से अधिक समय तक अदा नहीं कर पाता है, तो वो, है ना मेरे दोस्त, क्या कहलाता है, एनपीए कहलाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया, वर्गीकरण बोलते हैं इसको हम, तो याद रखना है हम इसको बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या इसी को हम वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। वर्गीकरण कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है, तो एनपीए को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन करके देखा गया है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट में किया गया है, तो मेरे दोस्त याद रखना है इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया गया है। सबसे पहला कौन सा है, तो एक को बोलते हैं मेरे साथियों, एक को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड असेट, क्या बोलते हैं इसे, सब स्टैंडर्ड असेट, पहला क्लासिफिकेशन ये है। और दूसरा जो है उसे बोलते हैं डाउटफुल असेट, क्या बोल देते हैं, डाउटफुल असेट, डाउटफुल। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, डाउटफुल का है, डाउटफुल का, तो लिखेंगे डाउटफुल असेट, क्या बोलेंगे, डाउटफुल असेट, डाउटफुल, डाउटफुल, तो याद रखना है मेरे दोस्त, डाउटफुल, डाउटफुल असेट, यार डाउट यार पैसा आएगा कि भी नहीं आएगा, ये वाला डाउट, है ना। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन उसको हम बोलते हैं लॉस असेट, अब चला गया, अब नहीं आएगा, क्या बोलते हैं इसको, तीसरे को क्या बोलते हैं, लॉस असेट, लॉस असेट। लॉस असेट। अब सुनना मेरी बात को, अगर पैसा 90 दिन से लगा करके, अगर पैसा मेरे साथियों सुनना अच्छे से, चीजों को समझ में आई आपको, अगर पैसा 90 दिन से लगा करके 12 महीने तक नहीं आया है, तो हम उसे बोलते हैं मेरे साथियों सब स्टैंडर्ड। तो याद रखना, अगर पैसा 90 दिन से लगा करके, 90 डेज टू 12 मंथ, अगर 12 महीने तक मेरे साथियों ईएमआई नहीं आई, तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। अगर अगर मेरे साथियों 12 महीने से ज्यादा, तो मोर देन 12 मंथ्स, अगर 12 महीने से ज्यादा समय तक पैसा नहीं आया है, तो उसे बोलते हैं डाउटफुल। अब डाउट है बैंक वालों को। और अगर मेरे साथियों, अगर पैसा 36 महीने से अधिक समय, तो 36 मंथ प्लस अगर ड्यूरेशन हो गया और अभी भी पैसा नहीं आया, तो अब बोलेंगे लॉस एसेट, अब चला गया पैसा, अब नहीं आएगी, है ना। सर हिंदी में लिखी है, अरे हिंदी में नहीं आएगा देवी जी, हे प्रभु मालिक समझाओ इनको, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गैर
निष्पादनकारी संपत्ति बोलेंगे। आप मैं समझा रहा हूं तो समझ क्यों नहीं रहे हो? हिंदी के पीछे क्यों पढ़ रहे हो? गैर निष्पादनकारी संपत्ति या परिसंपत्ति भी आप इसे बोल सकते हैं। आप तो अंग्रेजी में ध्यान दो ना, नॉन परफॉर्मिंग असेट वही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना? लिख दो फिर नॉन इन्फॉर्मिंग असेट भी, नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं इसको। आप समझते क्यों नहीं हो देवी जी या देवा जी जो भी हो, क्या बोलते हैं इसे? नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, है ना? ऐसे तो मैं पहले भी लिख चुका हूं, बार बार आप पता नहीं क्यों लिखवा देते हो मुझसे। तो ये बात है, कुछ नहीं है और बाकी आसान है, कुछ वो नहीं है ना? चलो भाई उतार लो इसको। उनसे नजरे क्या मिली, रोशन फिजाए हो गई। चलो जल्दी से जवाब देंगे इसका, बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल नहीं है दरअसल ये। बताओ यहां तक उतार लिया क्या? बढ़े आगे। अब हम पंचवर्षीय योजना के बारे में खेलेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। चलो भाई, ओके ओके ओके, हमारा उतरा है सर। क्या उतरा है? चलो भाई, अगली बात हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 5 ईयर प्लान। और मेरे दोस्त यहां से सवाल आपकी परीक्षा में बहुत बार आए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं 5 ईयर प्लान। क्या बोलेंगे इसे? 5 ईयर प्लान के नाम से आप इसे जानेंगे। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के नाम से आप इसे जानेंगे। 5 ईयर प्लान, तो पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान आप इसे बोल देते हैं मेरे दोस्त। आओ जरा इसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्या क्या बातें? पहले ना थोड़ी थोड़ी मजाक करते हैं इसके साथ। क्या क्या मजाक के? देखो सब लोग सुनना अच्छे से, अच्छी मजाक है, आपको भी पसंद आएगी और मजाक के साथ साथ याद भी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि इसको सबसे पहले कहां पर लागू किया गया, तो पंचवर्षीय योजनाओं को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया या अपनाया कहां पर गया? तो सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था मेरे साथियों यूएसएसआर में। 1928 में इसको लागू किया था। कहां पर? यूएसएसआर, इसको हम बोलते हैं सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ या सोवियत रूस भी बोल देते हैं आप इसे। यहां पर लागू किया था। किसके द्वारा लागू किया था? जोसेफ स्टालिन, है ना? किसके द्वारा मेरे दोस्त? जोसेफ स्टालिन। तो लिखेंगे जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू किया गया था। जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू किया गया था। जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू किया गया था। ओके, दूसरी बात, अगली बात मेरे साथियों की दूसरी बात यह है कि इसको भारत में किसके द्वारा मेरे साथियों लागू किया गया या भारत में इसको लाया गया? ठीक है, बोले अच्छी बात है। तो भारत में सबसे पहले संसद में पेश किया गया, है ना? तो इसको संसद में किसने पेश किया? संसद में ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पेश किया कि यार वो यूएसएसआर जो है ना, वहां पर पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जाता है, 5 सालों की योजनाएं बना जाती है ना? सर हेडिंग क्या है, पढ़ा क्या रहे हैं? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे टमाटर, मेरे लाल टमाटर, ये क्या डाला मैंने? पंचवर्षीय योजना। मेरे आधे टमाटर बेटा, ये देखो, ये टॉपिक जो था हमारा पिछला बचा हुआ था थोड़ा सा। यार तुम एसआई की तैयारी क्यों कर रहे हो ये बता दो, छोड़ दो बेटा, मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सही बोल रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर ऐसे आपके सवाल है, ऐसे डाउट है, आपके सवाल से मुझे पता चलता है आपका लेवल, ये बताओ। तो पंचवर्षीय योजना में मेरे साथियों भारत में सबसे पहले संसद में पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? तो हाउ मेनी 5 ईयर प्लान? तो याद रखना मेरे साथियों, देयर आर 12 5 ईयर प्लान, कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। सही बोल रहा हूं, है ना? दूसरी बात मेरे साथियों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं का बनाता कौन है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निर्माण किया जाता था, अब नहीं, योजना आयोग इसको बनाता था। कौन बनाता था? योजना आयोग, योजना आयोग इसको बनाता था। तो मेरे दोस्त याद रखना, योजना आयोग, योजना आयोग को आप प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करना। तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करता था? बनाता था। योजना आयोग मेरे साथियों इसको बनाता था। और एक और बात, अगली बात मेरे साथियों, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता था? अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती थी? अंतिम रूप इसको कौन देता था? अंतिम स्वीकृति भी आप लिख सकते हो। तो एक संस्था थी जिसका नाम था एनडीसी। एनडीसी का नाम सुना है आपने? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद आप बोल देते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोल देते हैं इसको अंग्रेजी में, एनडीसी, या हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये इसको फाइनल अप्रूवल देती थी। आयोजन आयोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना? तो इसमें लिखेंगे अंतिम स्वीकृति एनडीसी, राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। मेरे साथियों एनडीसी इसको क्या करता है? अंतिम मंजूरी देता है। इसका निर्माण योजना आयोग करता था, अब तो योजना है ही नहीं, अभी तो भारत में है ही नहीं, है ना? अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान,
तो याद रखना है मेरे साथियों, 1 अप्रैल 1951 से लगाकर के 31 मार्च 1956 तक मेरे साथियों पहली पंचवर्षीय योजना थी। यह भी आपको याद रखना है, भाई परीक्षा में आते हैं यहां से सवाल, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद होगा, हाँ हाँ विकास परिषद, मैंने क्या लिखा, यही तो लिखा है? ओके चलो, भारत में कुल कितनी बनाई गई? 12 बनाई गई, बस बातें खूब है। आओ जरा हम बात करते हैं मेरे साथियों पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। हेडिंग डालता हूं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना भाई साहब समय काल पहले याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई। तो 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 1951 से लगाकर के 31 मार्च 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये मेरे साथियों क्या की गई? लागू की गई। ओके ठीक है। एक डाउट है एक बच्चे को, रोहित को, वो बोल रहे हैं कि सर आप किताब लेकर पढ़ाते हैं या याद करके पढ़ाते हैं? मेरे भाई इतनी बार पढ़ा चुके हैं, यूं रटा के दिमाग के अंदर। अंकित गुप्ता, हाँ भाई बिल्कुल, वनडे एग्जाम के लिए पर्याप्त है। तो 31 मार्च 1956 तक है मेरे साथियों। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पंचवर्षीय योजना में मॉडल कौन सा था? मॉडल 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 तो भाई इसमें कौन सा मॉडल था? देखो, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए मेरे साथियों अलग अलग विकास मॉडल अपनाए जाते हैं। इसमें जो मॉडल अपनाया गया था इसका नाम था हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या नाम था मेरे साथियों? हेराल्ड डोमर मॉडल। ये डेवलपमेंट का एक मॉडल है, डेवलपमेंट के अलग अलग मॉडल है। तो दो व्यक्ति थे, हेराल्ड और एक व्यक्ति था मॉडल, मतलब अलग अलग दो व्यक्ति थे। इन्होंने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक मॉडल दिया, हेराल्ड डोमर मॉडल, जो पहली इकोनॉमी में पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अपनाया। फिर मेरे साथियों इसमें हमने कितना टारगेट बनाया था? देखो, पहला प्रयास था, तो टारगेट हमने ऐसे कम ही बनाया था। टारगेट को हम बोलते हैं लक्ष्य। इस पहली पंचवर्षीय योजना में हमने टारगेट बनाया था देश की जीडीपी का 2.1% ग्रोथ रेट लाना। पहली पंचवर्षीय योजना में इतना ही टारगेट था, 2.1% का ग्रोथ रेट। ओके, तो मेरे दोस्त ये भी आपको याद रखना है, 2.1% का। दूसरी बात, हमने कितनी प्राप्ति की थी इस पंचवर्षीय योजना में? कितना अचीव किया था हमने? अचीव कितनी प्राप्ति की थी? देखो, पहला प्रयास ना बहुत अच्छा प्रयास होता है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अभी अपना जी जान लगा दोगे। सही बोल रहा हूं? जैसे कहीं आप कोचिंग गए, पहले दिन तो आप जब बैच लॉन्च होता है तो पहले दिन आप सारी क्लास करते हो, एक भी क्लास नहीं छोड़ते हो, बस एक भी क्लास नहीं छोड़ते हो। तो वैसा ही अगर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो मेरे साथियों बहुत आगे तक जाओगे, है ना। तो मेरे दोस्त इसकी प्राप्ति कितनी थी? तो पहला प्रयास था ना, तो हमने पहली बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, 2.1% ही हम चाह रहे थे, लेकिन देखो ज्यादा किया हमने, प्राप्ति इतनी। अब दूसरी बात मेरे साथियों, ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें हमारा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, और उद्देश्य को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो, अभी अभी हमें आजादी मिली है, 1947 में हमें आजादी मिली, और आजादी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमें गिफ्ट में मिली, दहेज में मिली। वो कैसी कैसी बातें मिली? गरीबी बहुत ज्यादा थी हमारे देश के अंदर, भुखमरी बहुत ज्यादा थी हमारे देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी हमारे देश के अंदर, रोजगार तो था ही नहीं हमारे देश के अंदर, सड़क अच्छी नहीं थी, इसके अलावा हमारे देश के अंदर बिजली की सुविधा नहीं थी, खेतों में पर्याप्त सिंचाई सुविधा का अभाव था, बहुत सारी समस्याएं थी हमारे पास में। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास पहली पंचवर्षीय योजना जब हमने बनाई, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम देश का हर क्षेत्र का विकास करें, कृषि का, उद्योग का, सड़क का, अच्छा पानी पीने का मिल सके, है ना, भुखमरी से बचाया जा सके, वो सब बातें। आ गई बात समझ में? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो इकोनॉमी का बैलेंसिंग डेवलपमेंट, तो हिंदी में इसे लिखेंगे अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना हमारा क्या था? उद्देश्य था। तो इसमें लिखेंगे अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, यह हमारा इसमें उद्देश्य था। इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, बैलेंसिंग डेवलपमेंट, बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना हमारा क्या था? उद्देश्य था। पर फिर भी देखो, हमने जो प्राथमिकता रखी थी वो किस पर रखी थी? प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब है हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमने किस पर रखी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो प्राथमिकता रखी थी वो कहां पर रखी थी, मतलब किस क्षेत्र पर रखी थी? तो प्राथमिकता थी हमारी मेरे साथियों कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की, तो कृषि क्षेत्र का विकास करने की, कृषि क्षेत्र का विकास करने की, एग्रीकल्चर सेक्टर को मेरे साथियों प्रमोट करने की। कितनी बार पूछा 5 ईयर प्लान क्यों लाया गया? देश का विकास करने के लिए लाया गया, है ना। चलो, इस पहली पंचवर्षीय योजना में मेरे साथियों अमेरिका के सहयोग से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, सीडीपी, और सीडीपी का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम,
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे साथियों, इसको हम बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या बोलते हैं इसे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब समुदाय का विकास करना, देश में जो कम्युनिटी है उनका डेवलपमेंट करना। इसके ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था मेरे साथियों 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1952 को इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। किसका सहयोग था इसमें? यूएसए की मदद इसने की थी, मतलब यूएसए का सहयोग, ऐसा लिख ले, यूएसए का सहयोग इसमें था, है ना। विद द हेल्प ऑफ यूएसए वी आर स्टार्टेड द सीडीपी प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डेवलप अवर कम्युनिटीज, है ना। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, इस पंचवर्षीय योजना में हमने 5 आईआईटी स्थापित किए थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी की स्थापना की गई थी, तो 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। ओके, पहली पंचवर्षीय योजना में। और क्या क्या बातें हैं देखना। अगली बात मेरे साथियों, हमने इसमें बांध बनाए थे, कुछ बांध, हमने कुछ प्रोजेक्ट बांध बनाए थे, बांध बनाए थे। दरअसल मैं एक बात आपको बताता हूं, बांध को हम लोग बोलते हैं डैम, डैम नदियों पर बनाए जाते हैं ना। एक बार क्या हुआ, जब हमें आजादी मिली ना मेरे दोस्तों, तो गांधी जी भी बैठे हुए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बैठे हुए थे, दोनों बैठे हुए थे, और बाकी जनता थी। तो जनता जब आती थी, जनता जब आई उनके पास में, तो जनता ने कहा कि बाबूजी, बाबूजी नहीं बोलते, बापूजी, बापूजी देश को आजाद करा लिया और हमने बहुत सारा काम भी कर लिया, अब हमें काम करते हैं। ये जो अंग्रेजों के समय पर, मुगल काल में, या जो राजा महाराजाओं के द्वारा, जो पुराने जो राजा लोग थे, है ना, बेवकूफ लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया था, तो मंदिरों का निर्माण करवाते थे वापस से, इनको सही करवा देते हैं। तो पंडित महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, ये धर्म का मामला है और धर्म के मामले में जनता की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनको मेरे साथियों, है ना, सही करवाने की। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को भूखे रहने से बचाना, सरकार की जिम्मेदारी है मेरे साथियों देश को आगे बढ़ाना। मंदिरों का काम तो धर्म का काम है, धार्मिक लोग जो है वो ये करे। आगे बात समझ में? तो बोले ठीक है, तो बोले अब मंदिर किसको बोलेंगे, ये प्रश्न आया कि बापूजी अब एक बात बताओ, मंदिर किसको बोलेंगे। तो बापूजी चुप हो गए। इतनी देर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोल पड़े, बोले देखो बेटा, मतलब देखो जनता, या ऐसा उन्होंने कहा कि देखो अब हम जो मंदिर है ना वो हमारे बांधों को बोलेंगे, डैम को बोलेंगे। तो पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो किसको कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को कहा, है ना। तो इसमें आप लिखेंगे आधुनिक भारत का मंदिर, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर मेरे साथियों, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आधुनिक भारत का मंदिर मेरे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या बोलेंगे इसे? टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से आप इसे जानेंगे। तो टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से आप इसे जानेंगे, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से आप इसे जानेंगे। आधुनिक भारत का मंदिर मेरे साथियों किसको कहा? बांधों को कहा। और इन्होंने ना मेरे दोस्त बांध कुछ बनाए, जैसे मैं बताऊं, इन्होंने एक बांध बनाया था, महानदी पर डैम बनाया था, महानदी पर मेरे साथियों, और वो कौन सा बांध था? हीराकुंड बांध था। तो महानदी पर इन्होंने जो बांध बनाया उसका नाम था हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध, ये महानदी पर इन्होंने बनाया था। दूसरा मेरे साथियों इन्होंने एक बांध और बनाया था, मतलब भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। और ये कहां पर इन्होंने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था मेरे साथियों सतलज नदी पर, सतलुज भी आप इसे बोल सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट था जो कि दामोदर प्रोजेक्ट था, दामोदर नदी पर बनाया गया था, दामोदर प्रोजेक्ट। ये स्वतंत्र भारत का पहला प्रोजेक्ट था, दामोदर नदी पर बनाया गया था। और एक था मेरे साथियों व्यास प्रोजेक्ट, व्यास नदी पर जो प्रोजेक्ट चलाया गया उसको हम बोलते हैं व्यास प्रोजेक्ट। ओके, चलो ये कुछ बांध इन्होंने बनाए थे। अब अगली बात मेरे साथियों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कुछ पॉइंट छूटे क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में हमने 1952 में मेरे साथियों एक शुरुआत की थी, फैमिली प्लानिंग शुरुआत, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो सवाल अगर आपसे यह पूछा जाए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम मेरे साथियों पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अपनाया। इसके अंदर वही फैमिली को प्लानिंग करना कि फैमिली कब बनानी है, बड़ी कब करनी है, छोटी कब करनी है, छोटी नहीं बड़ी करने, जैसे शादी हो गई तो उसके बाद में प्रोग्राम अपनाया जाता है ना कि बच्चे कब करना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम मतलब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जाता है। बाकी आप जानते हैं छोटे तो रहे नहीं आप, है ना। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, इतनी सारी बातें। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको पढ़ लें, जल्दी से एक बार पढ़ लो। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है, ठीक है, बताओ। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके ओके, ठीक है भाई, बताओ यहां तक की बातें ओके है? हंस रहे हो यार तुम तो, हैं? जोक मार रहा हूं मैं? उतार लिया? अगर उतार लिया हो तो बताओ भाई, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखता हूं। ओके ओके ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में इससे संबंधित है। मैं उन सवालों को यहां पर थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों को कि कैसे कैसे सवाल आपकी एग्जाम में यहां से आए हैं।
बताओ इसका आंसर दो। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है और सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति के द्वारा। क्या इसका आंसर होने वाला है ना? 154 नंबर का कौन सा सवाल सही है? 154 ए बी सी आपको जवाब देना है। अगला सवाल, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये पढ़ाई कैसे होती है? आगे देखो, टन टन टन, ये देखो, ये भी सवाल अच्छा है, ये भी अच्छा सवाल, 111 नंबर का सवाल। अभी रुको जरा, ठहरो तो सही। हम तो, और क्या सवाल है, और क्या सवाल है, और क्या सवाल है? मेरे पास में दिल्ली पुलिस के सवाल रखे थे तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके भी सवाल मिल जाएंगे हमको, है ना? उनको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, चिंता मत करना। पर अभी फिलहाल हमें जो मिल रहे हैं वो हम कर रहे हैं। इतने सारे सवाल है हमारे पास में, देखो इतने सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, चिंता मत करना। अब ये भी जरा सवाल आप लोग बता दे, बताओ इतने सारे सवाल है ना? मैं जवाब देता हूं, बताना मुझे कितने सही हैं आपके। जैसे ये सवाल है 154, किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाती? तो मैंने आपको बताया ना कि एनडीसी के द्वारा दी जाती, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती। ओके, एक सवाल मेरे साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई? तो मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। ये सब लेटेस्ट सवाल है, 2023 में आया वो सवाल। देखो 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 देखो, वो 2009 में आ गया, गलती से, कोई बात नहीं, आया तो सही। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और कैसे आया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के तहत था। बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत था। ओके, अगला सवाल है मेरे साथियों, कहां गया ये रहा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित लक्ष्य कितना रखा गया था? टारगेट कितना था? 2.1% का था ना, 2.1% का मैंने अभी लिखवाया आपको। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो सोवियत संघ ने की थी, जिसको बोलते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा थोड़ी की गई, है ना? तो ये मेरे साथियों सी इसका करेक्ट आंसर। अगला है, वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? बताओ बताओ। तो मैंने बताया ना कि योजना आयोग ही बनाता था मेरे साथियों, है ना? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो रक्षक, है ना? जो भी बोलते हैं, आगे नहीं आता अपने को, है ना? इतनी बात समझ में आ गई। ये पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में खेला हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। चिंता मत करो, सवाल भी कराऊंगा और मजा भी ले आऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो अगला लिखेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलो सबसे पहले तो हमें समय अवधि देखनी पड़ेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है मेरे साथियों 1 अप्रैल 1956 से लगाकर के 31 मार्च 1961 तक, बस 61 तक, है ना मेरे साथियों? इसमें कौन सा मॉडल था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में मॉडल कौन सा था? तो विकास का एक मॉडल था जिसे बोलते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल था। कौन सा मॉडल था? पीसी महालनोबिस मॉडल था। याद रखना है, पीसी महालनोबिस मॉडल, है ना? पीसी महालनोबिस मॉडल, जिसे आप लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। क्या बोलते हैं इसे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस या प्रशांत चंद्र महालनोबिस, अभी इनके बारे में मैं बात करूंगा, है ना? अगली बात मेरे साथियों, इस पंचवर्षीय, ये जो पंचवर्षीय योजना थी ना, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पर आधारित थी। तो आप इसमें देखेंगे कि औद्योगिक नीति 1956 पर बेस्ड है। औद्योगिक नीति 1956 पर आधारित थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर बेस्ड थी। ये भी आपको याद रखना है कि औद्योगिक नीति 1956 पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? दूसरी। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें हमने कितना लक्ष्य रखा था, लक्ष्य कितना रखा था, टारगेट कितना रखा था? तो 4.5% का हमने टारगेट रखा था। 4.5% देश की जीडीपी का, 4.5% हमने अचीव कितना किया, प्राप्त कितना किया? तो याद रखना है 4.2% हमने अचीव किया। कितना अचीव किया? 4.2%। ओके, 4.2%। अब दूसरी बात मेरे साथियों, ये जो पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना की अवधि देख लो आप, और इसके बीच में जो जो काम हुए वो सब देख लो, है ना? हमने इस पंचवर्षीय योजना में मेरे साथियों क्या क्या किया? तो पहले तो उद्देश्य लिखो, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, तो इसका उद्देश्य था मेरे साथियों समाजवादी समाज की स्थापना करना, है ना? टू एस्टेब्लिश सोशलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। रोहित पढ़ने आए हो ना बेटा, पढ़ो ना तो फिर। समाजवादी समाज की स्थापना करना,
समाजवादी समाज की स्थापना करना। और एक और बात मैं आपको बताऊं, सवाल कई बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, इसी में अपनाया गया था, तो लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना यह भी हमारा उद्देश्य था। चलो, हमने प्राथमिकता किसको दी थी इसमें, प्रायोरिटी, प्राथमिकता प्रायोरिटी किसको दी थी हमने, तो याद रखना है हमने प्रायोरिटी दी थी मेरे साथियों उद्योग को, तो हम लिखेंगे भारी एवं आधारभूत उद्योग, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। भारी एवं आधारभूत उद्योग, भारी एवं आधारभूत उद्योगों को हमने प्रायोरिटी दी थी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये हमारी क्या थी मेरे साथियों, ये हमारी वो थी, क्या थी, प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी थी हमारी, है ना, ये याद रखना है। और क्या क्या बातें याद रख सकते हैं इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हमने मुद्रा का अवमूल्यन किया था। मुद्रा का अवमूल्यन, खाली इतनी बात याद रखना। क्या लिखोगे, मुद्रा का अवमूल्यन, नहीं वो तो 66 में हुआ था ना, ये तो 61 तक है, ओके कोई बात नहीं। इसमें आप देखेंगे मेरे साथियों हमने ना 3 आयरन एंड स्टील प्लांट बनाए थे, क्या बोलते हैं इसको, लौह इस्पात उद्योग। तो हमने कुछ लौह इस्पात उद्योग की स्थापना इसमें करी थी, लौह इस्पात उद्योग मेरे साथियों लगाए थे। अब हमारे पास तो इतना सारा पैसा नहीं था, तो हमने क्या किया, एक देश का सहयोग लिया। एक टिक याद रखना है, भीरूराज दुबे। भीरूराज दुबे, देखना कहां कहां किस किस के सहयोग से हमने किया। सबसे पहला भी का मतलब होता है भिलाई, भी का मतलब क्या होता है, भिलाई। भिलाई कहां पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। रू का मतलब होता है रूस, तो रूस के सहयोग से भिलाई में हमने मेरे साथियों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की। आगे बात समझ में, रा से क्या होगा, रा से होगा राउरकेला, राउरकेला। और राउरकेला कहां पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से की, तो जैसे होता है जर्मनी, क्या होता है, जर्मनी का सहयोग। तो मेरे साथियों जर्मनी का सहयोग हमने इसमें मांगा, ओके, हाँ सर। अब सुनना मेरी बात को, ये जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा, दूसरे दुर्गा पूजा, बे से क्या होता है, ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से मेरे साथियों, ब्रिटेन का सहयोग हमने इसमें लिया, ब्रिटेन का सहयोग लिया है ना, तो ब्रिटेन के सहयोग से हमने दुर्गापुर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये दूसरी औद्योगिक नीति के बारे में और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने बातचीत कर ली। अब मैं एक बात आपको यहां पर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देना चाह रहा हूं, थोड़ी सी बात को समझ लेना, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे दोस्त। और ऐसे ऐसे आसान से सवाल अगर आप गलत करोगे तो मुझे एक बात बताओ, मुझे कितना दुख होगा मेरे दोस्त। देखो, एक सवाल ये और एक सवाल ये, केवल 2 सवाल मैं आपको इससे करवा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि माहौल किस तरीके से बन रहा है। देखो, ये 2 सवाल करा के मैं इस क्लास को छोड़ूंगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी का नाम जुड़ा हुआ है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से, राज्य जैसे जर्मनी, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है और जर्मनी के सहयोग से। मेरे दोस्त बाकी चीजें अब आपको करेंगे कल। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत चीज है ये। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय महाकाल।